दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति और वर्ग क्लास 12 हिस्ट्री का। तो शुरू करते हैं वीडियो अपना। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा सा ये जो पिक है ये हमारी ब्लर है थोड़ी सी, उसके आगे की सारी पिक अच्छी मिलेगी आपको, तो आप इसे समझ जाना अच्छे से। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। यानी कि महाभारत जो हमारे देश में थी उसका दोबारा से एक संस्करण तैयार किया गया, एक पार्ट तैयार किया गया जिसमें अच्छे बुरे पॉइंटों को समझा गया, देखा गया, उसकी अच्छे से उसका अध्ययन किया गया, ठीक है, और उससे बहुत सारी डीपली गहराई से जानकारी निकाली गई। तो ये जो दोबारा से किया गया था ये महाभारत का संस्करण, ये लगभग 1919 के आसपास शुरू हुआ था। और आपको ये पता होगा 1919 में तो हमारा देश आज़ाद था या गुलाम था? गुलाम था, उस टाइम पे हुआ था। 1919 में संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था वी.एस. सक्थंकर। वी.एस. सक्थंकर, इनके नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। कई विद्वान लोग जो थे उन्होंने मिलकर इनके साथ काम किया और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। देशों में अलग अलग भागों से लिखी महाभारत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया कि हमारे देश में बहुत सारी जगहें थी, अलग अलग जगह में जो जो पांडुलिपियां मिली महाभारत से रिलेटेड लिखी हुई, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया गया। विद्वानों ने इनका बहुत गहराई से अध्ययन किया और ऐसे श्लोक जो थे, उसमें श्लोक जो थे उनका चयन किया जो तकरीबन सभी पांडुलिपियों में पाए गए। यानी कि जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए हैं ऐसे जो श्लोक थे उनका उन्होंने क्या करा, चयन करा, यानी उनको चुन लिया। क्योंकि बहुत सारे श्लोक थे, हर एक श्लोक को कन्वर्ट करना उतना पॉसिबल नहीं था, उतना आसान नहीं था दोबारा से लिख पाना। तो उन्होंने क्या करा, उन श्लोक को चुना जो लगभग सभी की सभी पांडुलिपियों में पाए गए। बहुत सारे कॉमन थे जो हर पांडुलिपि में थे, तो उन्होंने उनको क्या करा, इकट्ठा किया। ये सारा काम करने में उनको लग गए 47 ईयर, यानी 47 साल। दोस्तों 47 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हजारों साल तो महाभारत लिखने में लगे थे, महाभारत चलती रही, तो उसका संस्करण भी तैयार करने में काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि ये थोड़ा ना कि कॉपी पेस्ट करना है, बहुत सारी चीज़ों को समझना है, इकट्ठा करना है, अलग अलग जगह से पांडुलिपि लानी है, उनको तैयार करना है, उनको समझना है, श्लोक का अध्ययन करना है, तब जाके कहीं कन्वर्ट करना, बनाना, संस्करण करना हो पाता। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, 47 साल लग गए। 13,000 पेजों में फैले कई ग्रंथ खंडों में प्रकाशन हुआ। फिर बाद में इसका ये बुक लाई गई, इसका प्रकाशन किया गया। कितने पेजों में? 13,000 पेजों में। और ये जो ग्रंथ था कई पार्ट में था, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि 13,000 पेज बहुत होते हैं। अभी तो एक बुक में ले लेंगे तो भाई हो ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए कई पार्ट में क्या करा गया, इसको लाया गया, कंटिन्यू किया गया। तो ये तो था महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो कि 47 सालों में जाके तैयार हुआ। 13,000 के पृष्ठों की एक बुक थी जिसको कई खंडों में लाया गया था। वी.एस. जो संस्कृत के विद्वान थे संस्करण, उनके द्वारा हुआ था और उनके साथ कई विद्वानों ने मिलकर इसका अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी हमने यहाँ से पढ़ ली और समझ ली है। दोस्तों वही चीज़ बताऊंगा मैं आपको, फालतू की कोई चीज़ नहीं बताऊंगा, जो आपके लिए आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा, 1% भी ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा जो सिलेबस है वो टाइम पे पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको ये सिलेबस कवर करना है, तो दोबारा से जो जो वीडियो में कुछ कमियाँ हैं या कम पार्ट हैं तो उसको अवेलेबल करवाने के लिए दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप इसको ध्यान से देखें, आपको टू द पॉइंट सारी बातें बता दी जाएगी। अगला है बंधुत्व एवं विवाह। अब बात करते हैं परिवार की। क्या होता है परिवार? हर कोई जानता है भाई परिवार क्या होता है। तो उस टाइम पे परिवार के क्या मायने होते थे, क्या सिस्टम था पूरा, वो पढ़ते हैं। परिवार, एक ही परिवार के जो लोग होते थे वो भोजन और दूसरे संसाधन को आपस में बांटकर प्रयोग करते थे। आज भी ऐसे ही होता है कि हमारा जो परिवार होता है उसमें खाना वगैरह जो भी है, संसाधन वगैरह, हम एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही था उस टाइम पे भी। ठीक है, एक साथ रहते थे लोग, अनुष्ठान करते थे, यानी पूजा पाठ जो भी है उसे एक साथ करते थे। पारिवारिक रिश्ते जो होते थे वो रक्त संबंध माने जाते थे, यानी उसको खून का रिश्ता माना जाता था। ठीक है, रक्त संबंध जो पारिवारिक रिश्ते हैं। लेकिन कुछ परिवारों में थोड़ा सा अलग सिस्टम था, वहाँ पे चचेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, ठीक है, इस तरीके इनको भी मतलब रक्त संबंध में माना जाता था। लेकिन
हर जगह इनको नहीं माना जाता है। अब हमारे जो रियल होते हैं, जो सगे बोलते हैं हम जिसको, वो वही होंगे ना जो हमारे माता पिता की जो संतान होंगे। जैसे मैं हूँ, मेरा एक भाई है, तो हम दोनों हम रक्त संबंध में माने जाएंगे। अब मेरे चाचा का लड़का वो भी भाई ही लगेगा, मेरे ताऊ का लड़का वो भी भाई लगेगा, लेकिन वो रक्त संबंध में नहीं माने जाएंगे। लेकिन कुछ उसमें क्या होता था, कुछ इसमें मतलब चचेरे ममेरे भाई जो होते थे इनको भी ब्लड रिलेशन में मान लिया जाता था। तो ये दोस्तों पूरी कहानी इस तरीके से है, हमको ये समझना है, आगे चलना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से शुरू होते हैं हमारे, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। अब आपने सुना होगा कि जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। अब बात दोस्तों यहाँ पे ये आ जाती है कि पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है, पितृवंशिकता का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि पिता होगा, पिता की मृत्यु के बाद उसके जो संसाधन है उसके पुत्र को मिलेंगे, इसकी मृत्यु के बाद उसके जो संसाधन है इसके पुत्र को मिलेंगे, इसके मृत्यु के बाद जो है इसके इस तरीके से क्या है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लड़के को मिलता है। लड़के मतलब समझ रहे हैं आप, उसके बेटे को। यहाँ पे पुत्री की बात नहीं करी गई है, मैं आपको क्लियर बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लड़की की बात नहीं की गई है। तो ये होता है पितृसत्तात्मक समाज, जिसमें पिता के बाद उत्तराधिकारी जो होता है उसका बेटा बनता है। तो पितृवंशिकता हमारे देश में बहुत पहले से मौजूद थी, आज भी है। कुरुवंश, कुरुवंश जो था, ये जो पांडव और कौरव आप सुनते हो जिनके बीच महाभारत की कहानी है, महाभारत की जो लड़ाई है पांडव और कौरव के बीच में, आप ये पढ़ते तो हो, लेकिन ये कौन से वंश के थे, ये कुरुवंश से संबंधित थे। पांडव और कौरव, इनके बीच में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, हमको पता है। और लड़ाई जो हुई थी वो क्यों हुई थी ये भी हमें पता है, कि जमीन के लिए और सत्ता को लेकर, भूमि और सत्ता को लेकर। और जीते कौन थे, पांडव जीते थे। तो ये हमने एक टेबल सा बनाया, उसमें से सब कुछ देख लिया। कुरुवंश थे, पांडव कौरव, लड़ाई हुई आपस में भूमि और सत्ता को लेकर, और अंत में पांडव जीत गए। तो यहां से अब एक बात और हमारे सामने आएगी कि जीत होने के बाद उत्तराधिकारी जो बनाया गया वो पितृवंशीय घोषित किया गया, यानी वही वाला सिस्टम, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, इस तरीके से घोषित किया गया। पितृवंशिकता यहाँ पे मैंने लिखा रखा है कि पिता के बाद पुत्र को उसकी संपत्ति पर अधिकार होता है, इसी को पितृवंशिकता कहते हैं। और कभी पुत्र ना होने पर, मान लो कि किसी कोई राजा है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसका कोई लड़का नहीं है, उसका कोई उसकी मतलब संतान नहीं है, पुत्र नहीं है उसका, और मान लो उसकी पुत्री वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, तो अब ऐसे में उत्तराधिकारी किसे बनाए, तो समस्या यहाँ आती थी। तो ऐसे में क्या करते थे, वो अपने भाई को बना सकते थे, उसका भाई हो गया या और कोई उनसे संबंधी हो गया, तो उनको उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। इसीलिए आप समझ रहे हो ना पितृवंशिकता हमारे समाज में क्यों है, और पुत्र का महत्व इतना क्यों है। आज भी आप देखोगे लड़के और लड़की, वैल्यू किसको दी जाती है, तो हमेशा लड़के को दी जाती है। ऐसा माना जाता है लड़का है तो बेटर है, ना जाने क्यों। तो ये वही टाइम है जो उस समय से हमारे समाज में चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। लेकिन अब ये जो मान्यताएं हैं धीरे धीरे कम हुई, अब लड़कियों को भी महत्व दिया जाने लगा है। पहले के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा सुधार आया है लड़कियों की स्थिति में। पहले तो बहुत ज़्यादा गलत मतलब यातनाएं झेलनी पड़ती थी, ऐसा भ्रूण हत्या हो जाती थी, ना जाने क्या क्या। तो विवाह के नियम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो शादी होती है उसके कुछ नियम, दो तरह की विवाह पद्धति थी, एक अंतः विवाह और एक बहिर्विवाह, ठीक है। अंतः विवाह जो पद्धति होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ना गोत्र के अंदर शादी कर लेते हैं, यानी सेम गोत्र में कर सकते हैं, और अपनी कुल, अपनी जाति, सेम जाति वगैरह में भी शादी कर लेते हैं, तो ये अंतः विवाह है। लेकिन बहिर्विवाह जो पद्धति होती है, ब्राह्मणीय पद्धति जो है, इसमें गोत्र जो है गोत्र के बाहर करते हैं। अगर आपको पता हो, जब भी हमारे आपकी जब शादी होगी कभी, तो जो आपके रिलेशन वगैरह मिलाए जाएंगे ना, तो उसमें गोत्र का बहुत ध्यान दिया जाता है। शायद आपको ये ना पता हो गोत्र क्या होता है, आपका गोत्र कौन सा है, लेकिन गोत्र मिलाया जाता है और देखा जाता है दूर दूर तक अगर जिससे विवाह होने वाला है उसका गोत्र मैच ना खा जाए, बिल्कुल मतलब बाहर के गोत्र में शादी की जाती है, ये एक सिस्टम था। लेकिन अंतर्विवाह जो होता था इसमें सेम गोत्र में कर सकते थे, ठीक है। ब्राह्मणीय पद्धति जो हमारा जो सिस्टम है, उसमें हम क्या होती है, हमारी शादी बाहरी गोत्र में होती है, किसी बाहर के। अब ये गोत्र क्या होता है आपको शायद ना पता हो, मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पितृवंशिक समाज में पुत्र का बहुत महत्व होता था, क्योंकि पिता की संपत्ति पर अधिकार कौन जमाएगा, उसका बेटा ही जमाएगा। पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था, यानी लड़की को एक अलग तरीके से देखा जाता था। पुत्री का विवाह गोत्र के बाहर किया जाता था, और कन्यादान जो होता है वो पिता का अहम कर्तव्य होता है, यानी जो पिताजी होते हैं उनका अहम कर्तव्य होता था कन्यादान करना, यानी अपनी पुत्री का विवाह करना। बहुत ही सोच समझकर एक
अच्छे व्यक्ति के साथ पुत्री की शादी की जाती थी, बेटी की शादी की जाती थी। और जब विवाह होता था, आपको पता है कि जो मतलब संपत्ति वगैरह का जो अधिकार होता था वो तो लड़के को ही रहता था। तो ये सारी कहानी हो गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं नए नगरों का उद्भव। जब नए नए नगर बने तो सामाजिक नियम बदले, क्योंकि आप देखो, आप एक बात ध्यान से देखना, आपका कुछ ना कुछ कोई ना किसी गांव से आप रिलेटेड होंगे। अगर आप अपने गांव में जाते हो और आप अपने अगर शहर में आते हो तो आपको वहाँ पे मान्यताएं अलग मिलेगी। गांव के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं को बहुत मानते हैं, समाज संस्कृति नियमों को बहुत गहराई से समझते हैं, इनको मानते हैं। लेकिन जो शहर होता है, शहर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, बिल्कुल अलग सिस्टम हो जाता है। आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें गांव में उसको गलत माना जाता है, लेकिन वही चीज़ें सेम शहरों में होती हैं। यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा मतलब तूल नहीं दिया जाता है, जो चीज़ें गांव में बहुत ज़्यादा गलत मानी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डीपली नहीं जा रहा हूँ, आप समझ जाओ इनको। जब नए नए नगरों का उद्भव हुआ तो सामाजिक नियम धीरे धीरे बदलने लगे, क्योंकि क्रय विक्रय, खरीदारी और बेचने के लिए लोग नगरों में आते थे। जब नए नए लोग आते थे, नई नई विचारधाराएं आती थी, नई नई संस्कृतियों का पनपी, नए नए विचार का आदान प्रदान होने लगा, विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो समाज में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। इसलिए प्रारंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे में जो पुराने टाइम के जो ब्राह्मण वगैरह थे वो इसको कैसे मानते, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं, वो नई चीज़ों को जल्दी अपनाते नहीं है, याद रखना। वो हमेशा अपनी पुरानी चीज़ों को बेटर मानते हैं। तो ब्राह्मण उस पे मतलब प्रश्न चिन्ह लगने लगे। तो इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने क्या करा, आचार संहिता बना दी। अब दोस्तों आचार संहिता क्या होती है, क्या होती है आचार संहिता? आचार संहिता कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, ठीक है, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं, या जो भी आप समझो इसे, कुछ आचार संहिता तैयार की गई। इसका पालन करना सभी को जरूरी होता था, क्योंकि ब्राह्मणों ने बनाई थी और इसका पालन करना जरूरी था। 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन हुआ। इनको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों में डाल दिया गया कि इन नियमों को मानना है। इनमें सबसे अहम था मनुस्मृति। मनुस्मृति में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, ठीक है, और इन नियमों का पालन करने की बातें कही गई हैं। और धर्मशास्त्र में जो होते थे धर्मशास्त्र, उसमें बहुत तरह के नियम थे, हमने बता। तो इसमें 8 प्रकार के विवाह के नियम बताए गए कि 8 प्रकार से विवाह हो सकता है, ठीक है। जो शुरू के 4 थे वो अच्छे माने जाते थे, लेकिन जो बाद के 4 थे वो बुरे माने जाते थे, ठीक है। अब ये जो विवाह के नियम वगैरह हैं, ये आप क्या करोगे, आपकी बुक में एनसीईआरटी में देखोगे बॉक्स बने हुए हैं। आपको उन बॉक्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं उन बॉक्स को यहाँ पे शामिल नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। कई चीज़ें उसमें से आती भी हैं, कई चीज़ें नहीं भी आती हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको बॉक्स जरूर पढ़ने हैं। तो आप बॉक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि वो विवाह की प्रणाली कौन सी थी, कैसा था, क्या सिस्टम था, सब कुछ वहाँ दिया हुआ है। तो जो प्रथम 4 थे वो उत्तम थे, यानी अच्छे माने जाते थे, और शेष जो बच गए वो निंदित माने जाते थे, यानी कि बुरे माने जाते थे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम गोत्र। मैंने कहा था ना आपको गोत्र मैं बाद में बताऊंगा, तो यहाँ से हम गोत्र देखो क्या होता था दोस्तों। बहुत सारे ब्राह्मणों ने क्या करा, अपने आप को अलग करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए गोत्र वाले प्रणाली को अपनाई। गोत्र में क्या होता था दोस्तों कि जो पुराने वैदिक ऋषि है, मान लो वशिष्ठ ऋषि हो गए या अगस्त्य ऋषि हो गए, ठीक है, गौतम ऋषि हो गए, या मान लो और कोई ऋषि हो गए, मान लो कोई एक्स नाम के ऋषि हैं। अब इतने सारे ऋषियों के नाम तो पता नहीं है मुझे, तो मान लो ये अलग अलग तरह के ऋषि हो गए। अब क्या करते थे भाई, इन्होंने क्या करा, कुछ ब्राह्मणों ने बोला कि हम ना इस वशिष्ठ ऋषि जो हैं, इन ऋषि के वंशज हैं, यानी इन्होंने अपना गोत्र जो है, इनका गोत्र हो गया, जितने भी ये ब्राह्मण थे ये वशिष्ठ गोत्र के हो गए। कुछ ऐसे थे जो अगस्त ऋषि के वंशज मानने लगे अपने आप को, तो वो इसके हो गए। कुछ गौतम के मानने लगे तो वो इनके हो गए, कुछ इनके मानने लगे तो इनके, यानी कि क्या था कि गोत्रों में बट गए। अब क्या होता था, जो मतलब एक ही गोत्र के लोग होते हैं, मान लो वशिष्ठ, तो सेम गोत्र में शादी नहीं होती है, एक गोत्र से अलग गोत्र में शादी हो सकती थी ब्राह्मण व्यवस्था में, पर सेम गोत्र में शादी नहीं होती थी। तो इस तरीके से एक गोत्र बना। कई लोग क्या करते हैं, जो हमारा सरनेम होता है, उसी को गोत्र बता देते हैं। मान लो मैं अपने नाम के पीछे प्रताप लगाता हूँ, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, तो इसका मतलब क्या, प्रताप मेरा गोत्र हो गया। तो ये अगर आप ये समझ रहे हो तो गोत्र नहीं है ये आपका, ये गलत समझ रहे हो। गोत्र जो होगा, जैसे मान लो कश्यप ऋषि हैं, कश्यप ऋषि
के अंदर बहुत सारे तरह के मतलब गोत्र बने, फिर उसमें भी उन्होंने क्या करा, उनके अलग अलग सरनेम है। एक ही जाति, मान लो ब्राह्मण जाति है, अब इसमें भी अलग अलग तरह के गोत्र हैं। ब्राह्मण में भी मतलब आप देखोगे सरनेम, कोई मिश्रा लगाता है, कोई तिवारी लगाता है, कोई शर्मा लगाता है, ठीक है, कोई हरित लगाता है, अलग अलग तरीके से सरनेम लगाता है। तो इसका मतलब क्या, वो अलग अलग गोत्र के हो गए? ऐसा हमेशा नहीं होता है कि एक गोत्र के अंदर कई तरह के सरनेम हो सकते हैं। तो आप ऐसा अगर सोचते हो तो गलत है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, आप इसे ध्यान से देखना, समझना। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप हमारी जो पुरानी वीडियोज़ हैं, इसी चैप्टर की जो पुरानी वीडियोज़ हैं, वहाँ पर मैंने गोत्र को बहुत डीपली बताया, आप वहाँ से समझ सकते हो। हालाँकि उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम स्त्री के गोत्र की बात करते हैं। स्त्री का गोत्र, गोत्र पद्धति 1000 ईसा पूर्व प्रचलन में आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों को वर्गीकृत करना, यानी ब्राह्मणों को अलग कर दिया गया था गोत्र के आधार पर कि ये ब्राह्मण इस गोत्र के, वो ब्राह्मण उस गोत्र के। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, चाहे कश्यप ऋषि हो गया, अगस्त ऋषि हो गया, वशिष्ठ ऋषि हो गया, गौतम ऋषि हो गए, या अन्य कोई भी ऋषि हो गए, उनके नाम पे होते थे। उस गोत्र के सदस्यों को ऋषि का वंशज माना जाता था, यानी उस गोत्र के जो सदस्य हैं वो अपने आप को ऋषि का वंशज मानते थे। यानी वंशज का मतलब समझते हो ना आप, कहीं ना कहीं मतलब उन्हीं के परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसा मानते थे। अब जो गोत्र के नियम होते थे वो कुछ इस तरीके से थे, दो तरीके से। एक तो भाई विवाह के बाद जो शादी हो जाएगी जब लड़की की, तो वो अपने पति का गोत्र प्राप्त कर लेगी, यानी कि पिता का जो गोत्र होता था वो कैंसिल, शादी के बाद पति का गोत्र। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो आज के टाइम पे भी होता है। जैसे ही मतलब लड़की की शादी हो जाती है तो सब कुछ उसके पति से रिलेटेड उसके पति के नाम से चलने लग जाता है, ठीक है, मेनली वही हो जाता है। और जो दूसरा होता था, इसमें क्या होता था, एक ही गोत्र में विवाह की मनाही, यानी कि सेम गोत्र में मनाही होती थी, मना होता था, सेम गोत्र में कभी भी शादी नहीं हो सकती, ऐसा था। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे अपवाद भी पाए गए हैं जहाँ पे सेम गोत्र में शादी कर ली है, तो वो किसने करी, कैसे करी, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। और देखो, सातवाहन जो राजा हैं दोस्तों, सातवाहन राजाओं, ये दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में थे। सातवाहन राजाओं में ये प्रथा विपरीत थी। विपरीत मतलब अपोजिट थी, कि जो ब्राह्मणों ने बताया सेम गोत्र में शादी नहीं करनी, लेकिन ये उसके अपोजिट है, ये कर लेते थे। सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगता है कि वहाँ स्त्री को विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र रखती थी। यानी अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि स्त्री शादी के बाद अपने पति का गोत्र रखेगी, ना कि पिता का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है कि सातवाहन जो राजा थे वो पिता का गोत्र रखते थे शादी के बाद भी। वहाँ पे जो स्त्रियां होती थी वो अपने पिता का गोत्र रखती थी शादी के बाद भी। दूसरा क्या है, सातवाहन जो राजा थे इनमें बहुपत्नी प्रथा को मानते थे, यानी एक से अधिक पत्नी रखते थे ये। कई रानियां जो हैं इनमें एक ही गोत्र से थी, यानी कि सेम गोत्र में भी शादी कर ली इन्होंने। जबकि वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था ब्राह्मण वाले सिस्टम में, कि सेम गोत्र में शादी करना मना था, गलत था। लेकिन इन्होंने क्या करा, सेम गोत्र में शादी भी करी और विवाह के बाद पिता का गोत्र रख रहे हैं, जबकि पति का रखना चाहिए, लेकिन फिर भी पिता का रख रहे हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे अलग था, थोड़ा आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था इसका पार्ट 1। काफ़ी मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें दोबारा लिख कर बनाई है मैंने। और आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कर दें हमारी वीडियो पे, ठीक है, और शेयर करना ना भूला करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और पार्ट 2 का वेट करें, जैसे ही पार्ट 2 आएगा आपको उसमें इसके आगे का चैप्टर बताया जाएगा। और जब तक आप क्या करो, ये वीडियो देखो, इसके नोट्स आप यहाँ से लिख सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट रख लो खींचकर, या फिर आप इसे लिख लो जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद जो बॉक्स में लिखा हुआ जो मटेरियल है उसको ज़रूर पढ़ा करो। धन्यवाद दोस्तों।